नमस्कार। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का 3 दिन का उपवास खत्म हो गया है। उपवास के नाम पर 3 दिन तक खूब ड्रामा चला। उपवास एक इवेंट बन गया। उपवास सद्भावना के लिए था और सद्भावना कैसी बनाई गई, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। वडोदरा के एक इमाम कल सुबह नरेंद्र मोदी के मंच पर जा पहुंचे। घुल मिलकर खूब बातें हुई। इमाम साहब नरेंद्र मोदी को टोपी पहनाना चाहते थे। जैसे ही जेब से टोपी निकाली, नरेंद्र मोदी ने चुपके से उनका हाथ पकड़ लिया। इशारा साफ था कि वो टोपी नहीं पहनेंगे। इमाम साहब इशारा समझ गए, टोपी को वापस रखा और गले में पड़ी शॉल मोदी के गले में डालकर अपनी इज्जत बचाकर आ गए। इमाम साहब ने बाद में वडोदरा पहुंचकर मोदी पर अपना गुस्सा उतारा। तो पहले टोपी नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा इंसान खड़ा हो गया, मेरा नमस्कार किया, मेरा मान किया, उसने सम्मान किया। अब मैंने फौरन मेरे जेब में टोपी के लिए हाथ डाला, तो टोपी ऐसे मैंने निकाली, ऐसे रखी मैंने और ऐसे इनकार कर दिया। टोपी हूं नहीं पैर, तो टोपी मेरी बेइज्जती नहीं हुई, याद रखना मेरी बात। पॉइंट जो मेरा यानी गलत इसका इस्तेमाल मत करना। हालांकि मेरे छोड़ देना, मैं बहुत पावरफुल इंसान हूं, मैं उसको तू कहकर चला जाऊंगा। मैं मुझे क्या जरूरत न रहे मोदी की, मगर नहीं, मैं भारत का नागरिक हूं और मैं अहिंसा वाला हूं। टोपी ना पहनने पर नरेंद्र मोदी से सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन एक सवाल इमाम साहब से पूछा जाना चाहिए कि वो मोदी को टोपी पहनाने के लिए मंच पर गए ही क्यों? क्या गुजरात में रहने के बाद भी वो ये नहीं जानते थे कि जो शख्स पिछले 10 साल से पूरे गुजरात को टोपी पहना रहा है, उनकी टोपी नहीं पहनेगा? मोदी पर हम दोबारा लौटेंगे। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। जहां एक तरफ मोदी का ड्रामा चल रहा था, दूसरी तरफ हमारी फौज के 5,500 जवान और लाखों नागरिक जिंदगी की हकीकत से जूझ रहे थे। एक ऐसी हकीकत जिस पर अभी तक इंसान का बस नहीं चल पाया है। देश के सबसे खूबसूरत इलाकों में से एक सिक्किम कल शाम तक ऐसा नहीं था। एक जलजले ने इलाके की तस्वीर ही बदल दी है। हर तरफ तबाही का मंजर है। Number of casualties is now 22 dead, plus 10 more bodies have been. This is excluding 2 army jawans and 1 junior engineer of the Border Roads Organization. That makes it 35. About 100 people were injured. Apart from Sikkim, outside Sikkim, we have report of 2 deaths in Bihar and 5 deaths in West Bengal. भूकंप के झटके तो दिल्ली और आसपास के इलाकों में भी महसूस किए गए, लेकिन सबसे ज्यादा तबाही सिक्किम में ही दिख रही है। ज्यादातर सड़कें बंद हैं, कई जगह जमीन खिसकी है, कई जगह दरारें आ गई हैं। लगातार बारिश से बचाव का काम धीमा पड़ गया है। सेना के तकरीबन 5,500 जवान राहत और बचाव के काम में लगे हुए हैं। भूकंप पीड़ित लोगों के लिए जगह जगह टेंट लगाए गए हैं। अभी पूरा समाचार अभी नहीं मिल पा रहा है कि कहां पर कैसी स्थिति है, तो उसके बाद ये होगा। और मैं समझता हूं कि जो ये स्थिति बनी है, एक तरफ भूकंप, फिर उसके बाद लैंडस्लाइड, फिर बारिश, एक वर्ष के सिनारियो को इसको हम मान कर चलें आगे के लिए, इससे क्या सबक सीखना है। बचाव और राहत का सारा काम फौज और सरकार के हवाले है। दरअसल भारत में पुरानी रिवायत है कि इस तरह का संकट आने पर उससे निपटने का सारा जिम्मा सरकार का मान लिया जाता है। लोग मदद के लिए निकलते हैं, लेकिन बहुत कम तादाद में। बेशक सरकार को मदद करनी होती है, राहत का काम करना होता है, लेकिन पहली मदद लोगों की तरफ से आए तो काम आसान हो जाता है, नुकसान कम होता है। गुजरात के दंगों में लोग अगर एक दूसरे की मदद करते और पुलिस का इंतजार न करते तो वहां भी इतनी तबाही ना होती, इतने लोग ना मारे जाते। इस वक्त देश के लोगों का सारा ध्यान सिक्किम और उन इलाकों पर होना चाहिए जहां जलजले से भारी तबाही हुई है। लेकिन गुजरात के दंगे हों या सिक्किम का जलजला, तबाही से भारत के लोग सबक नहीं लेते हैं। मेरे साथ हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर दुबे, आप हेड ऑफ द जियोलॉजी डिपार्टमेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और आपका काम सिक्किम पर ज्यादा है। सिक्किम पर बहुत जोर दिया आपने। दुबे साहब, मैं जानना चाहता हूं, ये जो भूकंप आया, इसका एपिसेंटर सिक्किम था, दिल्ली में महसूस हुआ। एक और भूकंप भी आया था कुछ दिन पहले, उसका सोनीपत माना गया, वो भी दिल्ली में महसूस हुआ। ये जो भूकंप आया है, इसकी शुरुआत कहां से हुई, इसकी वजह क्या है? देखिए, जो गैंगटॉक है, गैंगटॉक के पास एक नदी बहती है जिसको हम तिस्ता नदी बोलते हैं। तिस्ता के ऊपर एक फॉल्ट है जिसे हम तिस्ता फॉल्ट बोलते हैं। ये नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट फॉल्ट है
और इसके बिल्कुल सामने जो नेपाल की तरफ को देखा जाए तो एक नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट फॉल्ट है जिसको हम कंचनजंगा लीनियमेंट या कंचनजंगा फॉल्ट बोलते हैं। कंचनजंगा फॉल्ट एक तरफ, दूसरी तरफ तीस्ता फॉल्ट। हाँ, वो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट है, ये नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट है। दोनों एक जगह जाके लॉक हो जाते हैं। जहां पे लॉक होते हैं वहां पे स्ट्रेस पड़ता है और उस स्ट्रेस से जो है जैसे ही वो स्ट्रेस रिलीज होता है अर्थक्वेक होता है। फॉल्ट क्या होता है जो आप फॉल्ट कह रहे हैं? फॉल्ट का मतलब जहां पे दो जो पूरा एरिया जो है, कम से कम आप समझ लीजिए, अगर एक फॉल्ट जो मैं कहता हूं, अगर वो 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर से ज्यादा लंबी लाइन है जिसपे पूरी रॉक जो एक दूसरे के ऊपर फिसल जाती है। अच्छा, तो इस तरह से दो जगह आपके रॉक फंसी हुई है और जैसी वो बीच की रॉक या इधर की रॉक या उधर की रॉक फिसली तो वो अर्थक्वेक जो है ट्रिगर करती है और वेव्स चलती हैं, वेव्स सब जगह आती है। आप देखिए जो सारा जो अर्थक्वेक का इफेक्ट है वो कंचनजंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से लेकर आप सिंगताम को लेकर वेस्टर्न गैंगटॉक के वेस्ट में आप ले लीजिए, सिलीगुड़ी में ले लीजिए और वेस्ट बंगाल में ले लीजिए और यहाँ तक कुछ पार्ट ऑफ बिहार भी ले लीजिए। तो वो फॉल्ट जो है उस फॉल्ट की लाइन पे जो जो चीज आती गई उस सब जगह जो है ये नाशक बनती गई। जो मेन इसका वो है और बीच में जो दूसरा अर्थक्वेक आया वो इसका आफ्टर शॉक था, लेकिन वो इसके ऊपर नहीं था। वो उसका टकराना जो इंडियन प्लेट जो है वो जो तिब्बतन प्लेट के नीचे जब जा रही है जी, तो वहां पे जो अर्थक्वेक आया उसकी वजह से वहां पे भी एक छोटा अर्थक्वेक आया और उसकी वजह से इफेक्ट हुआ। और ये जो अर्थक्वेक दिल्ली में हमने महसूस किया था कुछ दिन पहले जिसका सोनीपत में वो अलग फॉल्ट है, वो दिल्ली सरगोदा रिज है जो दिल्ली से सरगोदा तक एक फॉल्ट जाता है। वो फॉल्ट हिमालय के पैरेलल है, उस पर बहुत ज्यादा स्टडी इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि वहां पे सेडिमेंट्स जो हैं, रेता जो है यमुना का बहुत ज्यादा है, तो उस पर ज्यादातर गंगा का और ये यमुना का रेता है तो उस पर ज्यादा स्टडीज नहीं हो पा रही है। लेकिन वो फॉल्ट जो है वो बहुत एक्टिव फॉल्ट है। 1720 का अर्थक्वेक उसके ऊपर आया था जी, और 1720 के अर्थक्वेक बहुत भयंकर था और वही ये अर्थक्वेक जो है उससे सोनीपत पे आ रहे हैं। ये सिस्मिक जोन्स जो होते हैं ये कैसे होते हैं? सबसे खतरनाक कौन सा होता है और सबसे हल्का कौन सा होता है? देखिए पहले जो था वो 1 से लेकर 5 तक था और अब जो है उसको फिर हम लोग चेंज कर रहे हैं, 0 से 5 तक हो गया है। जैसे दिल्ली जोन 4 में आता है और जो सिक्किम जो है वो मैक्सिमम जोन में आता है शुरू से ही। अब जहां पर मैक्सिमम जोन में आता है वहां पे बहुत सी स्टडीज चल रही हैं जिनके बेसिस पे हम क्लस्टर्स बना के देख सकते हैं कि कहां पे अर्थक्वेक आने के ज्यादा चांस है। क्या एंटिसिपेट किया जा सकता है? क्या संभावना नापी जा सकती है? संभावना नापी नहीं जा सकती, लेकिन हाँ ये लगाई जा सकती है इस ये फॉल्ट एक्टिव है, इस पे कभी भी अर्थक्वेक आ सकता है। और उपाय क्या होते हैं? उपाय इसका जैसे अभी वो जिक्र कर रहे थे कि पूरी सूचना नहीं आई है। देखिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो है, मैं बार बार कहता हूं जब भी ऐसी कभी दुर्घटना होती है कि वहां पे आपके पास सैटेलाइट रेडियो इन एरियाज में जहां पे क्लस्टर्स में जहां अर्थक्वेक के ज्यादा चांस है, जो फॉल्ट लाइन एक्टिव है उनके पास जो अर्बन एरियाज हैं वहां सैटेलाइट फोन्स जो हैं वो बहुत जरूरी है। आपका कम्युनिकेशन सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम, डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान वहां बहुत जरूरी है। वहां पे कहाँ इवैक्यूएट करके लोगों को रखेंगे, कहाँ खिलाएंगे पिलाएंगे, वो बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर चंद्रशेखर दुबे, हेड ऑफ द जियोलॉजी डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, और इनका काम सिक्किम पे बहुत ज्यादा है। हम आगे बढ़ते हैं। वो जूस की ताकत थी या अंदर भरा हुआ अहंकार था? उपवास तोड़ने के बाद मोदी बोले तो बोलते ही चले गए अपनी तारीफ में। ऐसा लगा जैसे सड़क पर ताकत की दवा बेचने वाला कोई मजमा लगाकर अपने माल की तारीफ कर रहा हो। मोदी का उपवास गुजरात यूनिवर्सिटी के एक एयर कंडीशन हॉल में हुआ। इस एसी हॉल माफ कीजिए इस एसी हॉल का एक दिन का किराया 5 लाख रुपए है, लेकिन नरेंद्र मोदी को अनशन के लिए सिर्फ 1 रुपए रोज में दिया गया। इस हॉल में 10,000 लोगों के बैठने का इंतजाम है। गुजरात यूनिवर्सिटी ने पहली बार नरेंद्र मोदी के लिए कायदे कानून तोड़े और उनको 15 लाख के बजाय सिर्फ 3 रुपए में यह हॉल दिया। दिल्ली से एलके अडवाणी, अरुण जेटली और सुषमा स्वराज जैसे नेता भी नरेंद्र मोदी का हौसला बढ़ाने के लिए उपवास में अहमदाबाद पहुंचे। 3 दिन तक अहमदाबाद भगवा राजनीति करने वालों का सबसे बड़ा अड्डा बना रहा। भूखे रहने का इतना बड़ा और शानदार जलसा भारत के लोगों ने पहली बार देखा। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाईचारे और अमन के लिए एक एयर कंडीशनड हॉल में 3 दिन का उपवास किया। नरेंद्र मोदी के हाथों पर गुजरात के दंगों के दाग हैं, जिनको विकास के साबुन से धोने के लिए वो सालों से लगातार कोशिश कर रहे हैं। उपवास भी उसकी ही एक कड़ी थी, लेकिन दाग है कि जाते ही नहीं। मोदी की कोशिश जारी है। नरेंद्र मोदी के उपवास पर किसी को कोई एतराज नहीं, बल्कि संतोष है कि चाहे दिखावे के लिए ही सही, कम से कम उनकी आत्मा में थोड़ी हलचल तो हुई।
वैसे उन्होंने महज 3 दिन का उपवास किया, जबकि उनसे ज्यादा यानी 12 दिन का अनशन तो हाल ही में अन्ना हजारे कर चुके हैं। फर्क बस इतना है कि अन्ना हजारे का अनशन करप्शन के खिलाफ था और नरेंद्र मोदी ने अमन और भाईचारे के लिए टोकन उपवास किया। लेकिन अन्ना हजारे पर करप्शन का कोई आरोप साबित नहीं हुआ है। क्या अमन और भाईचारे के मामले में नरेंद्र मोदी का रिकॉर्ड भी साफ है? सवाल यह भी है कि उन्होंने उपवास क्या किसी के समर्थन में किया या किसी के विरोध में किया, नहीं तो फिर किसके लिए किया? क्या एक उपवास से मोदी के पाप धुल जाएंगे? क्या एक उपवास से 2000 लोगों की हत्या के दाग गायब हो जाएंगे? अगर ऐसा है तो फिर सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर वगैरह भी उपवास करके 1984 के सिखों के कत्लेआम के पापों से मुक्ति पा लेंगे। उपवास का इससे ज्यादा उपहास, इससे ज्यादा मखौल पहले कभी नहीं उड़ा होगा। उपवास आमतौर पर आत्मा की शुद्धि के लिए किया जाता है और इसका धार्मिक महत्व भी होता है, जबकि अनशन किसी बात पर या मांग पर जोर देने के लिए किया जाता है। कहा जाता है कि उपवास पर बैठने वाले का मन साफ होना चाहिए। अहंकार और तमतमाए चेहरे के साथ उपवास नहीं रह जाता है। किरण बेदी का एक पुराना ट्वीट भी पढ़ने लायक है। क्या मुख्यमंत्री ने कामकाज से छुट्टी ली है? अगर हां, तो किससे छुट्टी ली है? उपवास के दिनों में सरकार का कामकाज कौन देखेगा? उपवास और अनशन महात्मा गांधी का बहुत बड़ा हथियार था। आजादी की लड़ाई में उन्होंने इस हथियार का बहुत इस्तेमाल किया। नरेंद्र मोदी गुजरात के हैं, महात्मा गांधी के प्रदेश के हैं। उनको उपवास के सही मायने कोई बताता तो उनका उपवास किसी के उपहास का, मखौल का जरिया ना बनता। अब हम जिक्र करेंगे सुधींद्र कुलकर्णी का। सुधींद्र कुलकर्णी आईआईटी मुंबई से पढ़े हैं। उन्होंने लेट 70s में पत्रकारिता शुरू की। वो अब बंद हो चुके अखबार ब्लिट्स के संपादक रहे। तकरीबन 20 साल तक पत्रकारिता करने के बाद उन्होंने 1995 में बीजेपी ज्वाइन की। वो सन 98 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी के सहयोगी रहे। इसके बाद वो एलके आडवाणी से जुड़ गए। वो बीजेपी के सेक्रेटरी और नेशनल एग्जीक्यूटिव के सदस्य भी रहे। इसके बाद से उनका कोई ज्यादा अता पता नहीं है। फिलहाल वो अमेरिका में है। कैश फॉर वोट मामले में अदालत बुला रही है और वो किसी न किसी तरह से भारत आने से बच रहे हैं। इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां निभाने वाले शख्स से इस तरह के बर्ताव की उम्मीद नहीं की जाती है। ये सुहेल हिंदुस्तानी है। 30 हजारी कोर्ट में कैश फॉर वोट के मामले में सुनवाई के दौरान गश खाकर गिर पड़ा। उसे व्हीलचेयर पर लाया गया और एम्बुलेंस में अस्पताल भेज दिया गया। तबीयत अमर सिंह की भी खराब है। वो भी कैश फॉर वोट मामले में एक आरोपी हैं। वो आजकल तिहाड़ जेल में नहीं बल्कि एम्स में दाखिल हैं। अदालत ने अमर सिंह की अंतरिम जमानत 27 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी है। अदालत ने 26 सितंबर को 11 बजे तक एम्स से रिपोर्ट देने के लिए भी कहा है। अमर सिंह की रेगुलर बेल की अर्जी पर 27 सितंबर को ही सुनवाई होगी। कैश फॉर वोट मामले में रोज नई बातें सामने आ रही हैं। पिछली बार एक हलफनामे के हवाले से अमर सिंह के वकील राम जेठमलानी ने कहा था कि संसद में बीजेपी के सांसदों ने जो नोट ले रहे थे वो बीजेपी की तरफ से आए थे। आज राम जेठमलानी ने कहा कि पैसे कांग्रेस के नेता अहमद पटेल की तरफ से भिजवाए गए। आई डोंट नो हु इज रिस्पांसिबल, मिस्टर अमर सिंह हैज टू से। अब ये तो परसों एक सिनेरियो थी, आज कुछ और है, 3 दिन बाद कुछ और निकलेगी। लेकिन इस शोर में एक बात दब गई कि सुधींद्र कुलकर्णी अदालत में क्यों पेश नहीं हुए। पहले कहा गया था कि वो अमेरिका में हैं और तय तारीख को अदालत में पेश होंगे, लेकिन आज पेशी पर वो नहीं पहुंचे और उनके वकील का कहना है कि अमेरिका में किसी जरूरी काम की वजह से वो नहीं आ सके। अदालत ने इस बात पर नाराजगी जताई है और 27 सितंबर को कुलकर्णी को भी पेश होने के लिए कहा है। सांसदों को पैसा देने के मामले में सुधींद्र कुलकर्णी को मास्टरमाइंड माना जाता है। सुधींद्र कुलकर्णी और उनके चाहने वाले इस आरोप से लगातार इनकार कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो अदालत में पेश भी नहीं हो रहे हैं। आखिर वजह क्या है? क्या सुधींद्र कुलकर्णी कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या वो अपनी बेगुनाही के सबूत जमा कर रहे हैं, या वो सचमुच बेगुनाह हैं और जेल जाने से डर रहे हैं? वैसे ये तय है कि उनके पास जरूर कोई राज हैं जिनको छुपाने में किसी न किसी की दिलचस्पी हो सकती है। आखिर कौन है वो लोग? जब तक सुधींद्र कुलकर्णी सामने नहीं आते हैं कैसे पता चलेगा? सुधींद्र कुलकर्णी देश के कार्य कानूनों और अदालतों से ऊपर नहीं है। बात बात पर नैतिकता का शोर मचाने वाली बीजेपी सुधींद्र कुलकर्णी की गैर मौजूदगी पर खामोश क्यों है? वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमेशा की तरह एक खूबसूरत और दिलकश गाना।
जो बात तुझ में है। रंगों में तेरा अक्स ढला, तू न ढल सकी सांसों की आज। आखिर में रोज की तरह खूबसूरत और दिलकश गाना। आज की फिल्म है ताजमहल। इस गीत को गाया है मोहम्मद रफी ने। पर्दे पर हैं प्रदीप कुमार और बीना रॉय। गीतकार हैं साहिल लुधियानवी। संगीत दिया है रोशन। जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं, तस्वीर में नहीं। जो बात तुझ में है। रंगों में तेरा अक्स ढला, तू न ढल सकी सांसों की आँच, जिस्म की खुशबू न ढल सकी। तुझ में जो लोच है मेरी तहरीर में नहीं, तहरीर में नहीं। जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं, तस्वीर में नहीं। बेजान हुस्न में कहाँ रफ्तार की अदा, इनकार की अदा है न इकरार की अदा। कोई लचक भी जुल्फे गिरा गिर में नहीं, गिरा गिर में नहीं। जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं, तस्वीर में नहीं। दुनिया में कोई चीज नहीं है तेरी तरह, फिर एक बार सामने आ जा। इसी उम्मीद के साथ कि हमारा आने वाला कल आज से बेहतर होगा, आपसे इजाजत लेते हैं। कल रात 8 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। एक झलक मेरी तकदीर में नहीं, तकदीर में नहीं। जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर